नमस्कार। आज तारीख है 17 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। सबसे पहले हम केंद्र और राज्यों के 75 साल पुराने रिश्ते पर बात करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का कहना है कि अब इस रिश्ते को नए सिरे से लिखने का वक्त आ गया है। इसके बाद हम देश के वित्तीय ढांचे को भी देखेंगे। हाँ, कि कैसे बजट 2026 में एक कोशिश हो रही है कि अर्थव्यवस्था का सारा जोखिम बैंकों के कंधों से उतारकर बाजार में बांटा जाए। और इसी बदलाव की कड़ी में स्टील उद्योग की भी बात है, जो पर्यावरण और विकास की बहस के बीच ग्रीन स्टील का रास्ता तलाश रहा है। और देखेंगे कि इसकी कीमत वाकई एक बड़ी रुकावट है या सिर्फ एक वहम। दुनिया में भी रिश्ते बदल रहे हैं। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन से साफ संकेत है कि यूरोप और अमेरिका अब पहले जैसे साथी नहीं रहे। और हम ये भी समझेंगे कि हमारे शहर विकास के लिए पैसा कैसे जुटाएंगे। हाँ, और क्या अर्बन चैलेंज फंड की नई शर्त उन्हें मजबूत बनाएगी या कर्ज में डुबो देगी। कारोबार के मोर्चे पर भी एक दिलचस्प कहानी है। कैसे बांग्लादेश कपड़ा निर्यात में भारत से मीलों आगे निकल गया, और क्या भारत के लिए वापसी का कोई रास्ता है। और इन सब बड़ी ढांचागत बातों के बीच जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद जगाने वाली खबर भी है, जो दिखाती है कि ध्रुवीकरण के दौर में भी समावेशी राजनीति कैसे अपनी जगह बना सकती है। और अंत में हम इतिहास के झरोखों में भी झांकेंगे। तो चलिए इन सभी मुद्दों की गहराई में उतरते हैं। चलिए आज की पहली चर्चा से शुरू करते हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबको छूता है, हमारे और दिल्ली के बीच का रिश्ता। बिल्कुल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक लेख लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के इस 75 साल पुराने बंटवारे को अब बदलने का वक्त आ गया है। हाँ, और ये बहस मतलब भारत की बुनियाद से जुड़ी है। लेख हमें याद दिलाता है कि उस वक्त के हालात बिल्कुल अलग थे, जब संविधान बन रहा था। हाँ, देश बंटवारे के जख्मों से गुजर रहा था, 500 से ज्यादा रियासतों को एक करना था, अलगाववाद का डर था। ऐसे में एक मजबूत केंद्र का होना स्वाभाविक और कह सकते हैं जरूरी समझा गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि संविधान सभा में भी इस पर बहस हुई थी। बिल्कुल। के संथानम जैसे लोगों ने तभी चेता दिया था। उनका कहना था कि एक मजबूत संघ की पहचान ये नहीं है कि वो कितने काम अपने हाथ में लेता है, बल्कि ये है कि वो कितनी समझदारी से उन कामों को मना करता है जो राष्ट्रीय स्तर के नहीं है। सही बात। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ये केंद्रीकरण की आदत वक्त के साथ और बढ़ती गई। लेख में हाई कमांड कल्चर का जिक्र है। हाँ, जब एक ही पार्टी की सरकारें केंद्र और राज्यों में होती थी, लेकिन बाद में भी ये संतुलन केंद्र की तरफ ही झुका रहा। यहाँ तक कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक SR बॉम्बई मामले के बावजूद। हाँ, उस मामले में तो संघवाद को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बताया गया था, फिर भी राज्यों की स्वायत्ता पर असर पड़ता रहा। जैसे समवर्ती सूची के विषय। हाँ, वो मुद्दे जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उन पर अक्सर केंद्रीय कानून ही हावी हो जाते हैं, या फिर केंद्र की योजनाओं के जरिए राज्यों के खर्च को नियंत्रित किया जाता है। लेख में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि राज्यों को ज्यादा आजादी देने से देश को फायदा ही होता है। राज्य एक तरह से प्रयोगशाला बन जाते हैं जहां नई नीतियां आजमाई जा सकती हैं, जैसे तमिलनाडु की नून मील स्कीम या केरल का स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल। हाँ, ये सब पहले राज्य स्तर पर कामयाब हुए और फिर पूरे देश ने इन्हें किसी न किसी रूप में अपनाया। और जो एक तर्क हमेशा दिया जाता है कि राज्यों के पास प्रशासनिक क्षमता नहीं है, लेखक उसे एक दुष्चक्र बताते हैं कि जब आप जिम्मेदारी देंगे ही नहीं तो क्षमता विकसित कैसे होगी। बिल्कुल। इसी दिशा में लेख में तमिलनाडु सरकार की एक पहल का जिक्र है। उन्होंने जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। अच्छा। जिसने केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा हाल ही में सौंपा है। और इसका मकसद संघ को कमजोर करना नहीं है, बल्कि उसे राइट साइज करना है। एग्जैक्टली। यानी केंद्र सिर्फ उन बड़े मुद्दों पर ध्यान दे जो वाकई राष्ट्रीय महत्व के हैं, और बाकी काम राज्यों को प्रभावी ढंग से करने दे। ढांचे की बात हो रही है तो चलिए अब देश के वित्तीय ढांचे पर आते हैं। यहाँ भी एक बड़े बदलाव की आहट है। हाँ, सौमित्र भादुड़ी का लेख बताता है कि हमारे बैंक एक ऐसा बोझ उठा रहे हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए, और बजट 2026 इसी को ठीक करने का एक संकेत दे रहा है। ये समस्या है क्या असल में? यहाँ की समस्या बहुत दिलचस्प है। देखिए, भारत में सरकारी बॉन्ड का बाजार बहुत बड़ा है, हमारी GDP का लगभग 90%। ओके।
लेकिन जब बात कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की आती है, मतलब जब कंपनियां बाजार से सीधे पैसा उठाती हैं, तो वो बाजार जीडीपी का सिर्फ 15-16% है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जब किसी कंपनी को सड़क या पावर प्लांट जैसे लंबे प्रोजेक्ट के लिए 15-20 साल का लोन चाहिए, तो उसे बैंकों के पास ही जाना पड़ता है। मतलब बैंक से एक तरह से स्प्रिंटर से मैराथन दौड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। वो लोगों से छोटी अवधि की जमाओं से पैसा लेते हैं और उसे 20 साल के प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। बिल्कुल, और जब ये प्रोजेक्ट्स किसी वजह से अटकते हैं, तो सारा नुकसान बैंकों को उठाना पड़ता है। और शायद इसीलिए लेख के मुताबिक सरकार को 2017 से अब तक सरकारी बैंकों में 3.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डालने पड़े हैं। हाँ, और ये पैसा आता कहाँ से है? हम और आप जैसे टैक्स पेयर्स की जेब से। इसका एक और नुकसान भी है। बड़ा नुकसान। जब बैंकों का पैसा इन बड़े लंबे प्रोजेक्ट्स में फंस जाता है, तो उनके पास छोटे और मझोले उद्योगों यानी एसएमईज को लोन देने के लिए पैसा ही नहीं बचता, जो असल में रोजगार पैदा करते हैं। सही कहा। इसलिए बजट 2026 इस ढांचे को बदलने की कोशिश कर रहा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क बनाने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जोखिम को कवर करने के लिए गारंटी फंड बनाने की बात है। और रीट्स जैसे तरीकों का भी जिक्र है। ये रीट्स क्या है, इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को आप प्रॉपर्टी का म्यूचुअल फंड समझ लीजिए। अच्छा। जैसे हम सीधे किसी कंपनी का शेयर खरीदने के बजाय म्यूचुअल फंड के जरिए कई कंपनियों में थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, वैसे ही रीट्स के जरिए सरकारी कंपनियां अपनी जमीन जायदाद को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आम निवेशकों से पैसा जुटा सकती हैं। तो इन सभी कदमों का लक्ष्य एक ही है, जोखिम को सिर्फ बैंकों पर डालने के बजाय पूरे बाजार में फैला देना। बिल्कुल। ये जोखिम को बांटने की बात सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स तक ही सीमित नहीं है ना? ऐसा ही कुछ अब हमारे शहरों के लिए भी सोचा जा रहा है, सिटीज ऑफ डेट नाम के लेख में। हाँ, और ये उसी पैटर्न का हिस्सा है। सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड को अपडेट किया है। और इसमें नई शर्त क्या है? नई शर्त यह है कि शहरों को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सरकारी मदद तभी मिलेगी जब वे लागत का 50% हिस्सा खुद जुटाएंगे। कैसे? बॉन्ड जारी करके, लोन लेकर, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के जरिए। मकसद तो है शहरों में वित्तीय अनुशासन लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? कोई खतरा? खतरा है, और वो ये कि जो शहर पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जहां निवेश का माहौल अच्छा नहीं है, वो इस दौड़ में और पिछड़ सकते हैं। और दूसरा बड़ा खतरा ये है कि नगर पालिकाओं का ध्यान साफ सफाई, पानी जैसी जरूरी सेवाएं देने से हटकर उन प्रोजेक्ट्स पर चला जाएगा जो पैसा कमाकर दे सकते हैं, जैसे बड़े मॉल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। तो ये एक तरह से सार्वजनिक व्यवस्थाओं को निजी वित्त पर निर्भर बनाने की तरफ एक और कदम है। हाँ, कह सकते हैं। अब एक और बड़े बदलाव की बात करते हैं जो हमारे उद्योग और पर्यावरण दोनों से जुड़ा है। लेख है ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन स्टील। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, और स्टील उद्योग सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले क्षेत्रों में से है। और इसे सुधारने में सबसे बड़ी रुकावट ग्रीन प्रीमियम को माना जाता है, यानी ग्रीन स्टील की ज्यादा लागत। लेकिन ये लेख इसी धारणा को चुनौती देता है और कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े पेश करता है। क्या कहता है ये लेख? इसके मुताबिक ये प्रीमियम शायद उतना बड़ा बोझ नहीं है जितना हमें लगता है। किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कोई ब्रिज या हाईवे में स्टील की लागत कुल खर्च का लगभग 18% होती है। ठीक है। अब मान लीजिए कि ग्रीन स्टील 30% महंगा भी है, तो भी पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत में सिर्फ 5.5% की बढ़ोतरी होगी। ये तो कमाल का आंकड़ा है। मतलब विकास बनाम पर्यावरण की पूरी बहस ही बदल जाती है। बिल्कुल, ये तो एक मामूली लागत पर एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त हासिल करने जैसा लगता है। टैक्स से बचाओ और कोयले के आयात पर कम निर्भरता। भारत हर साल 50 मिलियन टन से ज्यादा कोकिंग कोल आयात करता है, जिसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटती बढ़ती रहती हैं। ग्रीन स्टील हमें इस अस्थिरता से बचा सकता है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? लेख 3 रास्ते सुझाता है। पहला, एक भरोसेमंद वेरिफिकेशन सिस्टम बनाना, ताकि कोई सामान्य स्टील को ग्रीन बताकर ना बेच दे। इसके लिए मेड इन इंडिया QR कोड और ग्रीन स्टार रेटिंग दी जा सकती है। दूसरा, सरकारी खरीद में सबसे कम कीमत यानी L1 वाली टेंडर की मानसिकता से बाहर निकलकर वैल्यू फॉर मनी को अपनाना, जिसमें सस्टेनेबिलिटी भी एक पैरामीटर हो। और तीसरा, सरकार अपनी PLI स्कीम और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अपनी खरीद से जोड़े। मतलब सरकार जिस ग्रीन स्टील के उत्पादन को सब्सिडी दे रही है,
उसकी पहली खरीदार भी खुद ही बने। अब जरा भारत से बाहर निकलकर देखते हैं कि दुनिया के ढांचों में क्या चल रहा है। ट्रांस अटलांटिक स्ट्रेन्स लेख म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के आधार पर बता रहा है कि अमेरिका और यूरोप के पुराने रिश्ते में दरारें आ रही हैं। हाँ, और जर्मनी के चांसलर का ये कहना कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अब मौजूद नहीं है। और फ्रांस के राष्ट्रपति का यूरोप के लिए सैन्य स्वायत्तता की बात करना, ये बहुत बड़े बयान है। ये बयान दिखाते हैं कि यूरोप के एहसास हो गया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता। यूरोप के सामने आज क्या चुनौतियां हैं? 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, यूक्रेन में 4 साल से खिंचता जा रहा युद्ध। दूसरा, अमेरिका की घटती दिलचस्पी और प्रतिबद्धता। और तीसरा, यूरोप के अपने देशों के अंदर धुर दक्षिणपंथी आंदोलनों का उभार। तो लेख का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि यूरोप को अब अपनी निर्भरता कम करनी होगी और भारत जैसे दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था बनानी होगी। इसका भारत के लिए क्या मतलब हो सकता है? क्या एक मजबूत और ज्यादा स्वायत्त यूरोप हमारे हित में है? निश्चित रूप से। एक बहुध्रुवीय दुनिया हमेशा से भारत की विदेश नीति का लक्ष्य रहा है। अगर यूरोप एक स्वतंत्र ताकत के रूप में उभरता है तो भारत को अमेरिका और चीन के अलावा एक और मजबूत भागीदार मिलेगा। ये हमारे रणनीतिक विकल्पों को बढ़ाता है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय तनाव से हटकर अपने देश में एक उम्मीद भरी कहानी की तरफ चलते हैं, जम्मू कश्मीर से। हाँ, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स इन एन एज ऑफ डिवीजन लेख ध्रुवीकरण की खबरों के बीच एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। और इसमें कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण दिए गए हैं। बिल्कुल, जैसे शम्मी ओबेरॉय का कश्मीर घाटी से राज्यसभा पहुंचने वाले सिख समुदाय के पहले सदस्य बनना, या आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी, जो एक शिया धर्मगुरु हैं, उनका सुन्नी बहुल श्रीनगर क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतना। ये दिखाता है कि लोग धर्म से ऊपर उठकर नेतृत्व को चुन रहे हैं। सरकार गठन में भी ये समावेशिता दिखी है। हाँ। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने अपने छोटे से मंत्रिमंडल में भी इस बात का ध्यान रखा है कि मध्य, उत्तर और दक्षिण कश्मीर के साथ साथ पीर पंजाल और जम्मू क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व मिले। ये कहानी याद दिलाती है कि लोकतंत्र की असली ताकत प्रतिनिधित्व में ही है। बिल्कुल, और तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की ये खूबी अभी भी जिंदा है। और आखिरी में एक दिलचस्प कारोबारी मुकाबले की कहानी। एक डेटा आधारित लेख सवाल पूछता है, कैन इंडिया ओवरटेक बांग्लादेश इन EU टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स? हाँ, ये बताता है कि कैसे बांग्लादेश ने यूरोपीय रेडीमेड गारमेंट बाजार में भारत को पछाड़ दिया। तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी वजह बहुत सीधी है। बांग्लादेश को सबसे कम विकसित देश यानी LDC का दर्जा मिला हुआ है। ओके। जिसकी वजह से उसके उत्पादों को यूरोपीय बाजार में ड्यूटी फ्री एंट्री मिल जाती है, मतलब कोई टैक्स नहीं। और भारतीय उत्पादों पर? हमारे प्रोडक्ट्स पर लगभग 12% का टैरिफ लगता है, जिससे वे अपने आप महंगे हो जाते हैं। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है ना? हाँ, और यही इस लेख का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 2029 में बांग्लादेश का LDC दर्जा खत्म हो जाएगा। तब उस पर भी वही टैरिफ लगने लगेंगे जो भारत पर लगते हैं। और दूसरी तरफ भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। बिल्कुल, अगर वो समझौता हो जाता है तो भारत को भी ड्यूटी फ्री पहुंच मिल जाएगी। और तब भारत की वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो धागे से लेकर कपड़े तक सब खुद बनाती है, इस मौके का फायदा उठाने के लिए बांग्लादेश से कहीं बेहतर स्थिति में होगी। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। और अब हमेशा की तरह इतिहास के पन्ने। आज से 50 साल पहले 17 फरवरी 1976 को शंघाई रेडियो ने एक बड़ी खबर दी थी। हाँ, उसने बताया कि चीन में उप प्रधानमंत्री देंग शाओपिंग के खिलाफ जो राजनीतिक संघर्ष चल रहा था, उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद चेयरमैन माओ त्से-तुंग ने शुरू किया था। और 100 साल पहले? 100 साल पहले 17 फरवरी 1926 को दुनिया स्वास्थ्य के मोर्चे पर एकजुट हो रही थी। राष्ट्रसंघ के स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया पर विशेष प्रयोगशाला पाठ्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था की थी, जो लंदन, पेरिस और हैम्बर्ग जैसे बड़े शहरों में होने थे। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि भारत हर मोर्चे पर पुरानी संरचनाओं और नई सच्चाइयों के बीच खड़ा है। बिल्कुल, चाहे वो 76 साल पुराना केंद्र राज्य का रिश्ता हो, जिसे आज के मजबूत राज्य चुनौती दे रहे हैं, या हमारी वित्तीय व्यवस्था हो जो अब सारा जोखिम बैंकों पर नहीं डाल सकती, या फिर हमारा उद्योग हो जिसे पर्यावरण के साथ चलना सीखना होगा। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज का दौर रफ्तार, लचीलेपन और स्थानीय समाधानों का है। तो क्या हमारी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय संस्थाएं, हमारा संघीय ढांचा, हमारी वित्तीय प्रणाली, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया
इस बदलाव को अपनाने के लिए बनी है या इसका विरोध करने के लिए? कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय एकता और ताकत को खोए बिना अपनी केंद्रीय सत्ता को आज की जरूरतों के हिसाब से राइट साइज यानी सही आकार कैसे दे सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।